हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल भाग 1, यानी आज भूगोल का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो भूगोल भाग 1 में हम पढ़ेंगे जो ग्लोब है, ग्लोब के बारे में जानेंगे। ये भूगोल भाग में क्या पढ़ेंगे? ग्लोब, अक्षांश तथा देशांतर, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम तो ये जानेंगे कि ग्लोब क्या चीज है। ये देखिए, ध्यान से समझिएगा, ग्लोब क्या है। तो देखिए, सभी लोग क्या होता है, सबसे पहले तो ग्लोब को समझ नहीं पाते हैं। तो ग्लोब को जब समझ नहीं पाते हैं तो उससे जुड़े प्रश्नों का उत्तर जो आसानी ढंग से नहीं दे पाते हैं। तो हम क्या है, ग्लोब के बारे में आज बहुत सूक्ष्म से आसान तरीके से बताएंगे, जिससे आपको समझ में आएगा और आप ग्लोब से संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है, यानी पृथ्वी का काल्पनिक नमूना है जिसका अध्ययन पृथ्वी के अध्ययन में किया जाता है, जिसका प्रयोग जो है पृथ्वी के अध्ययन में किया जा सकता है। पृथ्वी जो है वो कैसा है? अंडाकार है। यानी आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, ग्लोब क्या है? वह काल्पनिक नमूना जिसका अध्ययन पृथ्वी के अध्ययन के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। यानी वह काल्पनिक नमूना जिसका उपयोग पृथ्वी के अध्ययन में किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, जो क्या होती हैं? एक अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब हम समझेंगे अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। तो देखिए, हम पहले उससे अक्षांश रेखाओं को जानने से पहले कुछ और चीज़ों को जानेंगे। जो पृथ्वी है हमारी, अपने ध्रुव, पृथ्वी हमारी जो है एक अक्ष पर क्या करती है? घूमती रहती है। तो पृथ्वी हमारी जिस अक्ष पर घूमती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी जो है हमारी जिस अक्ष पर घूमती है उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो पृथ्वी है ये इसी क्रम में घूम रही है। इसी क्रम में क्या हो रही है? घूम रही है। तो पृथ्वी हमारा जो है इस अक्ष पर घूम रही है, यानी इस अक्ष पर घूम रही है, ये मान लेते हैं। तो इसी अक्ष के परता क्या कर रही है? घूम रही है। तो इसी अक्ष को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो देखिए, हमारा जो ध्रुव निकल कर आता है वो दो ध्रुव आता है। देखिए, ये भी ध्रुव है और ये भी ध्रुव है। तो इसको जो नीचे वाले ध्रुव को क्या कहते हैं? नीचे वाले ध्रुव को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और ऊपर वाले ध्रुव को हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। ये देखिए, ध्रुव किसे कहते हैं? पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है या घूर्णन करती है उस अक्ष को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ध्रुव जो होते हैं वो दो होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। जो पृथ्वी के ऊपर वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जो पृथ्वी के नीचे ध्रुव होता है, नीचे ध्रुव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? दक्षिणी ध्रुव होता है। अब देखिए, हम समझते हैं जो है क्या होता है, पृथ्वी को हम दो बराबर भागों में बांट देते हैं। यानी एक रेखा है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। इस रेखा को हम क्या नाम देते हैं? विषुवत रेखा नाम देते हैं। विषुवत रेखा। अब देखिए, विषुवत रेखा में क्या होता है? ये जो भाग होता है ये पश्चिम होता है, ये जो दिशा होता है ये पश्चिम दिशा प्रदर्शित करता है, और ये जो होता है ये पूर्व दिशा प्रदर्शित करता है। ये पूर्व हो गया, ये आपका क्या हो गया? पश्चिम हो गया। अब देखिए, मतलब क्या होगा? पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली रेखा, पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। जो रेखाएं किसी ग्लोब में, जो रेखाएं पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती हैं या पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हमने अभी बताया था कि ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश रेखा होता है, दूसरा देशांतर रेखा होता है। अक्षांश रेखा उसे कहते हैं जो रेखा ग्लोब में पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। या पूरब से पश्चिम की ओर खींची जाती है उसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर खींची जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं।
तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, केवल हम यहाँ जानना चाहेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। तो देखिए हमने बताया कि एक रेखा जो होती है वो क्या होती है कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। उस रेखा को हम कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि विषुवत रेखा किसे कहते हैं, तो क्या होगा कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखा ही तो है। जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है वो अक्षांश रेखा का क्या नाम है? विषुवत रेखा। एक बार हम फिर बता रहे हैं, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा उसे कहते हैं पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। अब देखिए यहाँ हम जानना चाहेंगे कि जो अक्षांश रेखा है जब दो बराबर भागों में बांट देती है पृथ्वी को, तो एक भाग जो मिलता है, एक ऊपर का भाग मिल जाता है, दूसरा नीचे का भाग मिल रहा है, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और जो आपका नीचे वाला भाग उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। अब ध्यान से देखिए, इसमें जो है बहुत सारी रेखाएं होती हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपका क्या है? भूमध्य रेखा है। जब भूमध्य रेखा से नीचे जाएंगे तो इसमें बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे ये रेखा है, ये रेखा है, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं की जो संख्या होती है वो 90 होती है। यानी क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 है। यानी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अब बात आती है उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में भी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं। ऐसे करके तो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं। कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 90 अक्षांश रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अब देखिए, हमने बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं। तो दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं, उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश रेखाएं और एक अक्षांश रेखा ये। यानी कुल मिलाकर कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो हो जाएगा आपका, अक्षांश रेखाओं की संख्या, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो आपका आ जाएगा निकल करके, वो देखिए 90 अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में और प्लस 90 अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में और एक रेखा जो आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 181 अक्षांश रेखा। 90 90 180 और एक 181। तो हमारे मतलब ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? हमारे ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या जो होती है वो 181 होता है। कभी कभी कंफ्यूजन में डाल देता है, कहीं कहीं पर ये लिखा रहता है कि मतलब ग्लोब में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 देता है, लेकिन वो क्या है? रॉन्ग पॉइंट है। यहाँ पर जो एग्जैक्ट बात यह आती है कि 90 अक्षांश रेखा उत्तरी गोलार्ध में, 90 अक्षांश रेखा दक्षिणी गोलार्ध में और एक भूमध्य रेखा भी अपने आप में अक्षांश रेखा ही है। तो इस भूमध्य रेखा अक्षांश रेखा को भी सम्मिलित किया जाएगा। तो इसलिए कितना हो जाएगा? 90 90 और एक कितना हो जाएगा? 181। तो किसी गोलार्ध में कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है।
अब देखिए जो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। दो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। समांतर मतलब क्या होता है, इन अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है, दो अक्षांश रेखाओं की जो दूरी होती है वो प्रत्येक बिंदु पर बराबर होती है। जैसे कहा जाता है कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की कितनी दूरी है, तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, दो ये एक अक्षांश रेखा ये है और ये इनके बीच की दूरी कितना है, 111 किलोमीटर। देखिए हम बता रहे हैं कि किसी ग्लोब में दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो कितना है, 111 किलोमीटर है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितना है, 111 किलोमीटर। और यहाँ पर हमने बताया कि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181 होती है। अब देखिए यहाँ पर जो अक्षांश रेखाएं हैं, कुछ अक्षांश रेखाओं के नाम नेमनेटिव किए गए हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे मान लेते हैं क्या कहा गया है, जो उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा, उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा 23.5 डिग्री पर स्थित है। उस रेखा का नाम जो होता है वो क्या है, कर्क रेखा है। क्या है, कर्क रेखा है। यानी अगर कर्क रेखा, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री पर जो रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ये 23.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित रेखा को हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। जो अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है उसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। देखिए कर्क रेखा जो होता है, देखिए दिमाग लगाइए, जो ये कर्क रेखा है ये हमारे भारत से होकर के जाता है। ये कर्क रेखा कहाँ से होकर जाता है, हमारे भारत से होकर के जाता है, जो हमारे भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। कर्क रेखा हमारे भारत को दो बराबर भागों में बांटता है। भारत को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर भागों में बांटता है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हम कर्क रेखा के बारे में बात कर रहे हैं, अभी और रेखाएं हैं और रेखाओं के बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कर्क रेखा के बारे में जानेंगे। कर्क रेखा जो है वो ग्लोब में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा क्या है, ग्लोब में स्थित 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा ही है। नहीं, ग्लोब में स्थित 23.5 डिग्री जो रेखा है, अक्षांश रेखा, उसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। अब जब ये दो बराबर भागों में बांटती है तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर के जाता है। तो जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। कर्क रेखा क्या होता है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जाता है। उन 8 राज्यों का नाम जो है हम आपको एक मतलब जो है शॉर्ट ट्रिक के रूप में बता रहे हैं, जिससे आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। 8 राज्यों का नाम आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी कभी दिक्कत होगा। तो देखिए भारत के 8 राज्यों का नाम जो आ जाएगा, आप जाते क्या हो जाएगा, गुरम, छा, झा, अत्रम। देखिए गुरम, छाझा, पत्रम, ये 8 राज्यों से होकर जाने वाले जो है कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर जाने वाले उनका नाम है। कौन कौन से राज्य से होकर जा रहा है, अब हम यहाँ विस्तार कर रहे हैं। गु मतलब हो जाएगा गुजरात, पहला नंबर क्या है, गुजरात से होकर जाता है। आर मतलब क्या हो जाएगा, राजस्थान। मा मतलब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। छा मतलब हो जाएगा छत्तीसगढ़। झा मतलब जो हो जाएगा, यहां लिख रहे हैं या ऊपर लिख दे रहे हैं, झा मतलब क्या हो जाएगा, झारखंड। झा मतलब झारखंड। पा मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पा मतलब हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। त्रा मतलब हो जाएगा त्रिपुरम। और मा मतलब हो जाएगा मिजोरम।
तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ने जो ये 8 मतलब 8 राज्य हैं, यहीं से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो आपको क्या याद रखना है, गुरम छाझा पत्रम, यानी यहाँ क्या जाएगा, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। अब ये क्या था, आपका कर्क रेखा था। अब उसके बारे में हम क्या जानेंगे, यहाँ पर देखिए एक रेखा जो है ये आपका क्या है, 23.5 डिग्री पर स्थित उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा था वो था। अब यहाँ पर हम जो जानेंगे वो 23.5 डिग्री पर स्थित जो रेखा है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। जो रेखा 23.5 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जो रेखा क्या है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर स्थित जो रेखा है वो क्या कहलाता है, आपका मकर रेखा कहलाता है। अब देखिए क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में जो एक 66.5 डिग्री पर स्थित रेखा है, कितने डिग्री पर, 66.5 डिग्री पर स्थित एक रेखा है। ये अक्षांश रेखा क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। वो रेखा का नाम क्या है, आर्कटिक रेखा है। क्या है, आर्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा। जो रेखा उत्तरी गोलार्ध में स्थित 66.5 डिग्री पर स्थित रेखा है उस रेखा को हम क्या कहते हैं, मतलब आर्कटिक रेखा कहते हैं। अब देखिए दक्षिणी गोलार्ध में उतने ही डिग्री पर, दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर स्थित एक रेखा है जिसका नाम क्या है, अंटार्कटिक रेखा है। अंटार्कटिक रेखा। ये आपका हो गया। देखिए दो रेखाएं हैं जो 66.5 डिग्री पर है, एक जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, एक क्या है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखा है 66.5 डिग्री पर वो क्या है, अंटार्कटिक रेखा है। और जो उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर स्थित रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। आर्कटिक रेखा कैसे कहते हैं, 66.5 डिग्री में 66.5 डिग्री पर उत्तरी गोलार्ध में स्थित रेखा को हम क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। और 66.5 डिग्री पर जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित रेखा को क्या कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो ये आपके क्या थे, ये अक्षांश रेखाएं थी। इन अक्षांश रेखाओं का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, इन अक्षांश रेखाओं का प्रयोग मुख्यतः जो है ताप और जलवायु के लिए किया जाता है। जैसे जैसे सूर्य की प्रकाश की किरणें अपना स्थानांतरण बदलती रहती हैं वैसे वैसे उनका टेम्परेचर जो होता है वो बदलता रहता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मान ले सूर्य का प्रकाश की किरणें लंबवत जो है उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही है, देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं, तो यहाँ पर ताप जो होगा अधिक होगा। इसका मतलब क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, गर्मी पड़ेगा। और क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में, देखिए ध्यान से देखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की प्रकाश की किरणें लंबवत नहीं पड़ेंगी। क्यों, क्योंकि वो कहां पड़ रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं। तो जब उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं तो क्या होगा कि सूर्य की प्रकाश की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में जो होगा वो तिरछा पड़ेंगी, जिसके कारण क्या होगा, वहां का टेम्परेचर जो होगा क्या होगा, कम होगा। जब यहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या पड़ेगा, ठंडी। जब हमारा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ता है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या पड़ता है, ठंडी पड़ता है। समझ में आई बात। और जब क्या होता है कि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में लंबवत पड़ने लगेंगी तो क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ने लगेंगी तो क्या होगा, जो आपका उत्तरी गोलार्ध में क्या पड़ेगा, ठंडी, यानी क्या आ जाएगा, शरद ऋतु आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है, इन अक्षांश रेखाओं के द्वारा ही हमें पता चलता है कि कहाँ का जलवायु और टेम्परेचर कितना है। तो जो अक्षांश रेखाओं का प्रयोग किया जाता है, अक्षांश रेखाओं का प्रयोग जो किया जाता है वो टेम्परेचर यानी ताप और जलवायु के निर्धारण में किया जाता है। तो ये क्या थी, आपके अक्षांश रेखाएं थी। अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाएं। देखिए देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं, ग्लोब में उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाने वाली रेखा को, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। जैसे ऐसे देखिए, ये आपकी क्या है, देशांतर रेखा है। देखिए ये क्या है, देशांतर रेखा है। यानी आप कह सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव ऐसे सब क्या है, सब जितनी रेखाएं हैं सब क्या, कौन सी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये आपका उत्तरी ध्रुव है, ये आपका क्या है, दक्षिणी ध्रुव। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव
की ओर खींची जाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब देखिए इन देशांतर रेखाओं की भी संख्या एक निश्चित है। क्यों? देखिए देशांतर रेखाएं जो होती हैं, जो देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर होता है वो 1 डिग्री का होता है। प्रत्येक देशांतर रेखाएं 1 डिग्री पर स्थित हैं। जो यहाँ पर रेखाएं स्थित हैं वो कितने डिग्री पर स्थित है? 1 डिग्री पर स्थित है। इसका मतलब क्या होता है? जो हमारा यहाँ ध्रुव बनाता है वो ध्रुव कैसा बनाता है? वृत्ताकार बनाता है। कैसा बनाता है? वृत्ताकार बनाता है। तो देखिए जो वृत्ताकार बनाता है तो इस पर प्रत्येक डिग्री पर क्या 1 देशांतर रेखाएं स्थित हैं। प्रत्येक डिग्री पर कितने देशांतर रेखाएं स्थित हैं? 1 देशांतर रेखाएं स्थित हैं। अब देखिए जो हमारा वृत्त है वो टोटल कितने डिग्री का कोण अंतरित करता है? जैसे वृत्त है तो वृत्त जो होता है टोटल 360 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इसका मतलब क्या है? प्रत्येक डिग्री पर 1 देशांतर रेखा है तो 360 डिग्री पर कितने देशांतर रेखा होंगी? तो 360 डिग्री पर जो देशांतर रेखाओं की संख्या होगा वो 360 देशांतर रेखाएं होंगी। यानी कुल मिलाकर के हमारे ग्लोब में देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? यानी 360 होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या बराबर कितना होता है? 360 होता है। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। हमने बताया था कि ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं। वो दोनों प्रकार की रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? अक्षांश रेखा होता है और देशांतर रेखा होता है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 181 होती है तथा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना होता है? 360 होता है। तो 360 रेखा में से कुछ रेखाएं जो है देशांतर रेखाएं वो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे क्या होता है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, देखिए ये आपका क्या मान लेते हैं? क्या है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। और एक क्या होगा, इसी के पार उसी पार जस्ट उसकी साइड में जाएगा तो क्या होगा? वो आपका क्या होगा? 180 डिग्री देशांतर रेखा होगा। कौन सा रेखा होगा? ये आपका क्या होगा? 180 डिग्री देशांतर रेखा होगा। तो दोनों रेखाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 0 डिग्री देशांतर रेखा तथा क्या होता है? 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रमुख समय रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमुख समय रेखा कहते हैं। जो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा इसे क्या कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री, जो 0 डिग्री पर स्थित रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम प्रमुख समय रेखा कहते हैं। ये प्रमुख समय रेखा कहते हैं। अब ये बताएंगे इसका समय रेखा का नाम क्यों दिया गया। देखिए प्रमुख समय रेखा कहते हैं। और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होता है, देखिए यहाँ पर एक रेखा और होता है, क्या हमने नाम दिया? 180 डिग्री देशांतर रेखा। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रमुख तिथि रेखा कहते हैं। नहीं, क्या कहते हैं? प्रमुख तिथि रेखा कहते हैं। अब देखिए इनके नाम से स्पष्ट है कि इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है वो समय के निर्धारण के लिए किया जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है वो समय का निर्धारण के लिए किया जाता है। अब जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो प्रमुख तिथि रेखा के रूप में किया जाता है। देखिए क्या हुआ, 0 डिग्री जो देशांतर रेखा हुआ ये कब से लागू किया गया? क्या हुआ कि मतलब सारे देशों का जो प्रमुख हुआ कि समय जानने के लिए किस देश में कितना समय हो रहा है, इस समय का निर्धारण करने के लिए सभी देशों का एक बैठक किया गया। उस बैठक में क्या किया गया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही प्रमुख समय रेखा कहा गया कि किसी भी देश का जो समय का निर्धारण होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री देशांतर। इसके क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय समय रेखा भी कहते हैं। क्यों? यह रेखा जो होता है, ये रेखा कहाँ से होकर गुजरता है? जो 0 डिग्री हमारा समय रेखा है ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है कहाँ से होकर जाता है? ये इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरता है। तो जो हम समय का निर्धारण करते हैं वो इंग्लैंड के ग्रीनविच मतलब जो है शहर से होकर जाने वाली रेखा से निर्धारण करते हैं। अब क्या होता है कि जो 2 देशांतर रेखाएं होती हैं,
जो दो क्रमागत देशांतर रेखाएं होती हैं, इनके बीच में जो अंतर होता है, जैसे एक देशांतर रेखा ये है, एक देशांतर रेखा ये होता है, इनके बीच में जो अंतर होता है वो कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का होता है। जो इनके बीच में समय का अंतर होता है कितने मिनट का होता है? 4 मिनट का होता है। जो देशांतर रेखाओं के बीच का अभी बताएंगे कैसे 4 मिनट का होता है। देखिए 4 मिनट का कैसे होता है, जैसे हमने बताया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर परिक्रमण जो करती है, एक बार जो प्रत्यक्ष घूमती है, वो 24 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का लेता है समय? 24 घंटे का। तो देखिए 24 घंटे का जो समय लेता है, कितने डिग्री घूमती है वो? 360 डिग्री घूमती है। यानी 360 डिग्री घूमने में कितना समय लगा? 360 डिग्री घूमने में जो उसे समय लगा, घूमने में लगा समय, घूमने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा? 24 घंटे। 24 घंटे। देखिए यहां पर क्या है, 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 24 घंटे लगता है। इसलिए निकाल लेते हैं कि 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? घूमने में लगा समय, लगा समय। तो यहां जब हम 1 डिग्री का निकालेंगे तो 24 बटे कितना हो जाएगा? 24 बटे कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। ये 24 बटे 1 के लिए हम भाग करते हैं ना, 360। अब देखिए घंटे में इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 60 से गुणा कराना पड़ेगा। तो 1 0 कैंसिल होगा, 6 कम 6, 6 36 और 6 चौके 24, यानी कितना आया? 4 मिनट आया ना, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4 डिग्री लगता है। तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी जब 1 डिग्री घूमती है, तो जैसे मान लेते हैं कोई स्थान यहाँ था, जो घूम करके आ जाएगा तो यहाँ पर तो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी जब घूमती है तो कितने मिनट का समय लेती है? 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का। इसी प्रकार दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो समय का अंतर है वो कितना आता है? 4 मिनट का आता है। तो देखिए 4 मिनट। देखिए यहाँ पर हमारा जो समय का निर्धारण होता है वो क्या से होता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। यदि हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के, यानी हम पूरब में जाएंगे, क्या जाएंगे? पूरब में। तो 4 डिग्री प्रत्येक देशांतर रेखा पर हमें 4 मिनट क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अगर कहां से, अगर कोई मतलब स्थान है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर है, तो जितनी मतलब क्या हो देशांतर रेखाओं को क्रॉस करके जाएगा, उतने हम क्या करेंगे? 4 जोड़ते जाएंगे, तो वहां हमें समय का निर्धारण मिल जाएगा। और क्या होता है, जब हम पश्चिम की ओर आते हैं तो 4 मिनट क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। 4 मिनट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देशांतर रेखा के क्या 0 डिग्री देशांतर रेखा के अगर हम पूरब में स्थित हैं तो उतने डिग्री हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। अगर हम क्या है मतलब पीछे की ओर है तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कोई कभी कभी क्वेश्चन आता है कि यदि मान लेते हैं कि ग्रीनविच शहर पर 5 बज रहा है, तो कोई देश इस डिग्री पर स्थित है, तो वहां पर जो है कितना बज रहा होगा? जैसे हमारा भारत है, हमारा जो भारत है कितने डिग्री पे स्थित है? 82.5 डिग्री पे स्थित है। कितने डिग्री पर स्थित है? 82.5 डिग्री पर स्थित है। कितने डिग्री पर? 82.5 डिग्री पर स्थित है। ध्यान से देखिए 82.5 डिग्री पर स्थित है। अब हम भारत का ही कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ग्रीनविच शहर पर कितना बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं, तो उस समय हमारे इंडिया में नहीं, हमारे भारत में कितना बज रहा होगा? अगर ये टाइम निकालना तो कैसे निकालेंगे? हम क्या करेंगे? 82.5 में ही कितने से गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। 82.5 में कितने से गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट का जो 1 डिग्री का अंतर है, यानी 82 सही 1/2। 82.5 में हम कितने मिनट गुणा कर देंगे? 4 मिनट से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि एक देशांतर रेखा के 1 डिग्री का जो अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। तो 82 डिग्री में अंतर कितने मिनट का आएगा? तो यहां से हम क्या करेंगे? 82, देखिए 82 को 2 से गुणा करेंगे, तो पहले हम इसको भिन्न बदलेंगे। 82 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 164। 164 कितना हो जाएगा? 165/2 गुणे कितना हो जाएगा? 4। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? नहीं, एक 330 में 330 मिनट आएगा। अब 330 मिनट को हम घंटे में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 60 मतलब 60 से भाग करेंगे। देखिए घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 360 में 60 से भाग करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो कितना आ जाएगा? 330 में हम किससे भाग करेंगे? 60 से। तो भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा?
3 यानी 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, कितना बचा? 3 बचा। और उसके बाद फिर कितना जाएगा? 6 पंचे 30, पॉइंट लगाएंगे तो देखिए यहाँ 5 आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद जो क्या आ जाएगा, नहीं पॉइंट लगाएंगे कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30 यानी 5.5 घंटे। 5.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट। 5 घंटे 30 मिनट यानी 5 घंटा 30 मिनट हमारा आगे चल रहा है। इसका मतलब अगर वहां 12 बज रहे हैं, वहां पर कितना बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं, तो हमारे भारत में कितना बज रहा होगा? अब 5.5 घंटा आगे कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ 5:30 बज रहा होगा। हमारे यहाँ कितना बजेगा? 5:30 बज रहा होगा। 5 बजकर के कितना मिनट हो रहा होगा? 30 मिनट हो रहा होगा। अगर ग्रीनविच शहर पर कितना बज रहा होगा? 5 बज रहा होगा, तो हमारे देश में कितना बज रहा होगा? 5:30 बज रहा होगा इस समय। अगर यही समय क्या होता? हमारा इधर पीछे होता, यानी क्या होता है कि हमारा जो भारत है वो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। हमारा भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और 23.5 डिग्री पर है। इसका मतलब क्या है? देशांतर रेखा के मतलब क्या है? पूरब में स्थित है। जो यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर रेखा है उससे क्या है? पूरब में स्थित है। अब ध्यान से देखिए, ये तो आपका क्या था? समय का निर्धारण के लिए। और 180 डिग्री देशांतर रेखा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तिथि रेखा के लिए किया जाता है। जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो हमारा क्या होता है? तिथि का निर्धारण में किया जाता है, दिन और तारीख के निर्धारण में किया जाता है। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि जो 2 देशांतर रेखाएं हैं ये एक दूसरे के समांतर नहीं है। देखिए समांतर नहीं है का मतलब क्या है? कि यहाँ पर ध्रुवों पर पतला है और क्या है, जैसा जैसा ध्रुव से हम आगे की ओर बढ़ते हैं उसके बाद क्या आता है? ये इनके बीच की दूरी बढ़ता जाता है। जो 2 देशांतर रेखाएं के बीच की दूरी क्या हो जाता है? बढ़ता जाता है। विषुवत रेखा को क्रॉस करने के बाद फिर घटने लगता है। तो इसका मतलब साफ है कि मतलब कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है सबसे अधिक कहां पर होती है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक जो है ध्रुव मतलब विषुवत रेखा पर होती है। कहां पर होती है? विषुवत रेखा पर। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है सबसे अधिक कहां पर होती है? विषुवत रेखा पर होती है। और कितनी होती है तो हम बता देते हैं आपको, 111.3 किलोमीटर होती है। ये 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहां पर होती है? नहीं कहां पर होती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर होती है। और कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर होती है। अब देखिए 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे न्यूनतम कहां पर होती है? सबसे कम कहां पर होती है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो सबसे कम होती है वो ध्रुवों पर होती है। और ध्रुवों पर क्यों होती है? क्योंकि सबसे कम दूरी जो मिल रहा है वो ध्रुवों पर ही मिल रहा है 2 देशांतर रेखा। और कितनी होती है? तो 0 किलोमीटर होती है। क्यों? क्योंकि ये देशांतर रेखाएं जाकर के मतलब जो है ध्रुवों पर आपस में मिल जाते हैं और उनके बीच की अंतर क्या रहता है? 0 हो जाता है। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कहां होती है? तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है सर्वाधिक वो कहां होती है? ध्रुव मतलब जो है विषुवत रेखा पर होती है। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी न्यूनतम कहां पर होती है? तो कहां होती है? ध्रुवों पर होती है। तो देखिए एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे, जो आर्कटिक रेखा होती है और जो अंटार्कटिक रेखा होता है यह हमें यह दर्शाता है कि जो सूर्य की प्रकाश किरणें होती हैं वो क्या होती हैं? आर्कटिक रेखा के उत्तरी ध्रुव की ओर नहीं जाती हैं। और जो अंटार्कटिक रेखा इधर जो होता है दक्षिणी ध्रुव की ओर नहीं जाती। यानी जो सूर्य का प्रकाश की किरणें जो लंबवत पड़ती हैं वो आर्कटिक रेखा से और अंटार्कटिक रेखा के बीच में ही पड़ती है। आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच में ही पड़ती हैं। जो सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं वो कहां कहां? आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा के बीच में ही सूर्य की प्रकाश की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यही कारण है कि ध्रुवों पर जो है हमेशा बरहमास हर समय क्या होता है? वहां ठंडी होता है। ध्रुवों पर जो है टेम्परेचर हमेशा न्यूनतम में रहता है और क्या होता है? वहां पर हमेशा क्या होता है? ठंडी पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो ध्रुवों पर जो है लंबवत कभी नहीं पड़ती हैं। कहां से वापस चली आती हैं? वो आर्कटिक रेखा तक जाती हैं और आर्कटिक रेखा से फिर वापस आकर के कहां तक जाती है? अंटार्कटिक तक जाती हैं और अंटार्कटिक से फिर वापस आकर के फिर आर्कटिक तक। इसी क्रम में ये हमेशा जो है चलती रहती हैं। जिसके कारण क्या होता है? इनमें क्या होता है कि जलवायु का परिवर्तन होता रहता है, परंतु जो है ध्रुवों पर जो जलवायु में कोई परिवर्तन नहीं होता है और वहां पर हमेशा क्या होता है? शरद ऋतु ही बना रहता है।
तो आपको ग्लोब के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। इसका विस्तार और इससे संबंधित क्वेश्चन को आप आसानी से बता सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।